मुझे चूड़ियां पहनना बहुत पसंद था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मैं जब भी चूड़ियां पहनती तो मेरी सास मुझे अपनी टांगें दबाने के लिए बुला लेती, और जो ही मैं टांगें दबाती तो वहीं सो जाती। और जब सुबह उठती तो मेरी सारी चूड़ियां टूटी पड़ी होती, और सास बार बार प्यार करके कहती कि तू बहुत अच्छी खिदमत करती है मेरी। अब मुझे कुछ अजीब लगने लगा। तब मैंने अपनी जुड़वा बहन को बुला लिया, जो मेरी हमशक्ल थी। सास उसे पहचान न सकी। यूं मैं खुद कमरे में छुप गई, मगर उस वक्त जान निकल गई जब बहन के नींद में जाते ही सास ने। आज मेरी शादी का दूसरा ही दिन था, मगर मैं अपने शौहर के साथ बाजार चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए हर सूट के साथ कांच की मैचिंग चूड़ियां चाहिए थी। अम्मी ने तो मेरे जहेज के लिए मुझे कांच की चूड़ियां दिलाई ही नहीं थीं। वो कहती थीं कि जब शादी के बाद तुम्हें सोने के कंगन मिल जाएंगे तो फिर तुमने कांच की चूड़ियां का अचार डालना है। मगर मैं क्या करती, हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने यूं ही अपनी सास के सामने जिक्र कर दिया कि मुझे कांच की चूड़ियां बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने फौरन से मेरे शौहर को हुक्म दिया कि अपनी बीवी को मार्केट ले जाओ और इसकी मनपसंद की चूड़ियां इसको दिला दो। हसन बोले, आज तो थोड़ा मसरूफ हूँ, फिर ले चलूंगा। मगर मेरी सास बोली, नहीं हसन, तुम आज ही मेरी बहू को साथ लेकर जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बहू छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसे। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज के दौर में भी सास इतनी अच्छी होती है। खैर, मैं हसन के साथ मार्केट गई तो उन्होंने दिल खोल कर मुझे शॉपिंग करवाई थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह ने मेरे लिए कितना बेहतर प्लान कर रखा है। मैं तो एक फूल के लिए रोती रहती थी। अल्लाह पाक ने तो हसन की सूरत में मुझे पूरा गुलदस्ता थमा दिया था। जब हम घर वापस आए तो मेरी सास रात का खाना बना चुकी थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई कि बेचारी बूढ़ी सास घर का काम कर रही है। मैं इनके पास गई और बोली, आंटी, आपने बिलावजह खुद को जहमत दी, मैंने अब सारा काम कर लेना था। मेरी सास मुस्कुरा कर बोली, मेरी बेटी फिक्र मत करो, काम तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो होते ही रहेंगे। तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, तुम आराम करो, अपने मियाँ के साथ सैरें करो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, आंटी, आप थक गई होंगी। मेरी सास ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, मैं थक गई हूँ, मगर तुम सोने से पहले मुझे थोड़ा सा दबा देना। मैं मुस्कुरा दी और जो ही सास के कंधे पर सर रखने लगी, वो बुदक कर पीछे हटी थी। मैं हक्का बक्का इनकी तरफ देखती रह गई थी। मैं बोली, आंटी, क्या हुआ? इनके माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगी, मुझसे दूर रहा करो। मैं चुप कर गई थी। दिल में शिकवा तो आया था, मगर मैंने अपने शिकवे का सर कुचल दिया था। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर मेरी सास अपने कमरे में चली गई, मगर जाने से पहले वो मुझे इशारा करना नहीं भूली थी। मैं खाने के बर्तन समेटने लगी और बोली, हसन, मैं जरा आंटी की टांगे दबा कर आती हूँ। हसन हैरान हुए थे। वो बोले, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है इनकी टांगे दबाने की? मैं बोली, हसन, आंटी ने मुझसे खुद कहा था। तब हसन ने इस बात में सर हिला दिया था। मैं उठकर अपनी सास के कमरे में चली गई। मेरी सास अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं इनकी टांगे दबाने लगी थी। मुझे कुछ इल्म ही नहीं हुआ कि क्यों और कैसे, मगर मैं उनके कमरे में ही सो चुकी थी। मेरी आंख सुबह दिन चढ़े ही खुली थी। मैंने जब खुद को सास के कमरे में पाया तो बेहद परेशान हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। सामने नजर पड़ी तो मेरी वो कांच की चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी जो मुझे मेरे शौहर ने पहनाई थी। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। हसन मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो बोला, मेरी बीवी को इतनी नींद आई हुई थी क्या? मैं शर्मिंदा सी हो गई थी। वो बोले, चलो कोई बात नहीं, आओ इधर मेरे साथ नाश्ता कर लो। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया कि हसन ने मुझसे मुंह नहीं बनाया हुआ। हसन की जगह कोई और होता तो इस वक्त मुझे वो खरी खरी सुना रहा होता। वो मेरी पुप्पो का बेटा, दरअसल मेरी मंगनी मेरे पुप्पो के बेटे के साथ हो चुकी थी। न जाने पुप्पो को अब्बू के इंतकाल के बाद क्या हो गया था। वो अम्मी से जहेज का मुतालबा करने लगी थी। उन्होंने अम्मी से कह दिया था कि मैं सानिया को तभी रुखसत करके ले जाऊंगी साथ जब तुम इसको ढेरों ढेर जहेज दोगी। अम्मी ने पुप्पो की बहुत मिन्नतें की थीं। अम्मी ने तो इनको इनके मरहूम भाई के भी वास्ते दिए, मगर वो अपनी हठधर्मी से बाज न आईं और यूं मेरी मंगनी टूट गई थी। अम्मी बहुत ज्यादा परेशान थीं। इनका तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था।
अम्मी को गमज़दा देखकर मैं भी रोती रहती थी। दरअसल हम 4 बहनें थीं, मैं और तानिया दोनों जुड़वां थीं, फिर हमसे 2 छोटी और भी बहनें थीं। अब्बू तो चल बसे थे। अम्मी चाहती थीं कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले पहले हमारी शादियां करके हमें रुखसत कर दें। मेरी मंगनी तो अब्बू की ज़िंदगी में ही हो चुकी थी। अब जब मेरी मंगनी भी टूट गई तो अम्मी बेहद परेशान हो चुकी थीं। उन्हें अब मेरे लिए भी नए सिरे से रिश्ता ढूंढना पड़ रहा था। इन दिनों हमारे घर के हालात भी बहुत ख़राब थे। अम्मी रिश्ते करवाने वाली औरतों की भारी फीसों से भी डरती थी, इसलिए इस मामले में उनकी मदद भी तलब नहीं की थी। एक दिन यूं जब हम सब अपने अपने कामकाज में लगे हुए थे, तब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत ही सोबर सी औरत खड़ी थी। उन्होंने घर आने की इजाज़त मांगी। जब वो हमारे घर आई तो कहने लगी कि आप सब लोग इस वक्त अपने अपने अज़हान पर जोर डालकर ये याद करने की कोशिश कर रही हैं कि आपने मुझे कहाँ देखा, तो मैं आप लोगों की मुश्किल हल किए देती हूँ कि हम एक दूसरे से अनजान हैं। दरअसल मुझे पता चला कि इस घर में जवान बच्चियां हैं, इसलिए मैं रिश्ता देखने के लिए चली आई। पहले से बताकर इसलिए मैं आई कि मैं चाहती थी कि हमारी मुलाकात फितरी सी हो, इस महंगाई के दौर में आप पर बोझ न पड़े। मैंने आपकी बच्चियां देख ली हैं, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, इस औरत ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था। फिर अगले ही रोज़ उसने हमें अपने घर पर मदऊ कर लिया था। अम्मी जाकर हसन को देख आई थीं। फिर मेरी होने वाली सास ने हथेली पर सरसों जमा ली थी। वो बोली मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बहू को घर लेकर जाना है। अम्मी बोली यतीम बच्ची है, इसका जहेज जमा करने के लिए कुछ वक्त तो हमें भी चाहिए। लेकिन मेरी सास बोली हमें किसी किस्म के जहेज की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ये बात सुनकर खुश हो चुकी थीं, इसलिए मेरी सास की बात मानकर 2 हफ्तों बाद ही मुझे रुखसत कर दिया था। मेरी बहन तानिया बोली अम्मी आप यूं हथेली पर सरसों मत जमाएं, पहले देख तो लें कि लोग कैसे हैं, कोई छानबीन तो करवाएं। मुझे इस बात पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि वो लोग इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं। मेरी अम्मी ने मेरी बहन को टोक दिया था और बोली तुम बड़ों की बातों में दखल अंदाजी मत करो, मैं अपनी बेटी का अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। मेरे दिल में भी वसवसे सर उठा रहे थे, क्योंकि मैं तो इस शादी पर रजामंद ही नहीं थी। मेरे तो दिल में आज भी पुप्पो के बेटे की मोहब्बत बसती थी। खैर मैंने अम्मी के कहने में आकर शादी कर ली थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए मेरे दिल से पुप्पो के बेटे की मोहब्बत निकल गई थी। अब मेरे दिलो जान पर सिर्फ मेरे शौहर की हुक्मरानी थी। सब कुछ बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं हसन हनीमून तक प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर मुझे हर रात मेरी सास अपने पास बुलाने लगी थीं। वो कहती थीं सानिया तुम 2 घड़ी मुझे दबा दिया करो, मैं दिन भर की चहल पहल से थक जाती हूँ। अब मैं नई नवेली दुल्हन इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे हर रात अपनी सास की टांगे दबाने जाना पड़ता था। मुझे घड़ी 2 घड़ी के लिए टांगे दबाने में कोई दिक्कत नहीं थी। असल मसला तो ये था कि मैं अपनी सास की टांगे दबाते दबाते ही सो जाया करती थी। मेरी आंख सुबह के वक्त खुलती और जब मैं जागती तो मेरे पास मेरी टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी होती थीं। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और अभी तक ये सब जारी था। मुझे अब हसन का सामना करते हुए भी शर्म आती थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो क्या कहते होंगे कि मैं जानबूझकर उनसे दूर दूर भागती हूँ। ये तो हसन का बड़ापन था कि उन्होंने मुझसे इस बात का गिला नहीं किया था। मैंने भी ये बात जानबूझकर उनके सामने नहीं छेड़ी थी, क्योंकि फिर वो अगर मुझसे सवाल जवाब करने लगते तो मैं क्या जवाब देती। मैं सुबह नाश्ते के बाद अपने शौहर के कमरे में आ जाती तो वो मुझे मुस्कुरा कर देखते और कहते रात कैसी गुजरी, अच्छी नींद आई थी। मैं इस बात में सर हिला देती। वो इधर उधर की बातें करने लगते, मगर मेरा दिल उनसे बेजार हो जाता था। मैं चाहती थी कि वो उठकर यहाँ से चले जाएं और मैं 2 घड़ी आराम कर लूं। हालांकि मैं तो रात भर आराम करती रहती थी, फिर भी सुबह में बहुत थकी थकी सी होती थी। कमर में शदीद दर्द रहता था। जी चाहता था कि मैं सारा दिन लेटी रहूं। मेरी सास और शौहर मेरे दिन भर लेटने पर भी एतराज़ नहीं करते थे। मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो लोग मेरा एहसास करते थे, मुझे किसी काम का भी नहीं कहते थे। एक दिन मैं अपनी जुड़वा बहन तानिया के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी जब वो अचानक बोली सानिया तुमसे बात करते हुए घंटा बीत चुका है और हमें पता भी नहीं चला। तुम यूँ करो अब फ़ोन बंद करके अपने कमरे से बाहर निकल जाओ
और इस वक्त जो काम किया करती हो वो कर लो। मैं बोली, तानिया मैं तो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती हूँ, मैं तो कोई काम नहीं करती। तानिया बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी को महीना भर हो चुका है और तुम घर के काम को हाथ नहीं लगाती, ये क्या बात हुई? तुम्हें मालूम है ना, जो लड़कियां ससुराल में काम से छुपती रहें उनकी इज्जत नहीं रहती। तुम्हारी सास भी तुमसे गिला नहीं करती क्या? मैं हंस दी और बोली, नहीं तानिया, मेरी सास तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तो मुझसे वारिस सदके जाती है। मेरी सास बस मुझसे रात में अपनी टांगे दबाती है। वो कहती है, बेटी तुम्हारे हाथों में बहुत सुकून है, जब तुम मेरी टांगे दबा देती हो तो मुझे फौरन से नींद आ जाती है। तानिया एक मजे की बात बताऊं, सुकून तो मेरी सास के कमरे में भी बहुत है। मैं जैसे ही अपनी सास की टांगे दबाने लगती हूँ मुझे फौरन नींद आ जाती है और मैं उनके कमरे में ही सो जाती हूँ। सुबह 10-11 बजे ही मेरी आंख खुलती है। तानिया एकदम से चीख पड़ी थी। वो बोली, सानिया ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अपनी सास के कमरे में सोती हो? ये कब से हो रहा है? मैं बोली, शादी के दूसरे दिन से ही मैं अपनी सास के कमरे में सो जाती हूँ और मुझे कुछ खबर ही नहीं होती। मेरी बहन बोली, हसन भाई तो तुमसे बहुत नाराज होते होंगे। मैं बोली, वो भी मुझसे नाराज नहीं होते, बल्कि वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तानिया बोली, मेरी बोली बहन, तुम ना जाने किस किस्म के लोगों में फंस चुकी हो। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा क्या? नई नवेली दुल्हन क्यों कर सास की टांगे दबाने लगी? चलो ये तो मान लिया कि सास बीमार थी तो बहू ने टांगे दबा दी, मगर सास के कमरे में सोने की क्या तुक बनती है? तुम अपनी आंखें खोलो, आसपास का जायजा लो। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मासूमियत से न जाने क्या फायदा उठा रहे हैं। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर सहम चुकी थी। इसकी बातें मेरे जज्बात की तर्जुमान बन चुकी थी। मैं ये सब सोच तो लेती थी कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मगर फिर जब अपनी सास और अपने शौहर का अच्छा रवैया देखती तो अपने ख्यालात को झटक दिया करती थी। अब तानिया की बातें सुन ली तो मैं समझ गई थी कि सच में मेरे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने सोचा था कि मैं इस बात की तह में जाकर ही रहूंगी। जब शाम हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठ गई थी। गो कि मेरी कमर और बाजुओं में अब भी बहुत दर्द था, मगर मैं हर चीज को नजरअंदाज करती उठ बैठी थी। मैंने नहाकर अच्छा सा लिबास पहन लिया था। हसन के ऑफिस की छुट्टी का वक्त हो गया था। वो जब घर आए तो मुझे यूं सजा समरा देखकर हैरान रह गए। वो बोले, तुम कहाँ जा रही हो? मैं मुस्कुरा कर बोली, हसन मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ। हसन के चेहरे पर अजीब सा रंग फैल गया। वो बोले, मेरी खातर सजने संवरने की क्या जरूरत थी, तुम बिस्तर पर लेटी रहती। मैं बोली, हसन मैं आपके साथ बाहर खाना खाना चाहती हूँ। वो बोले, ठीक है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। वो मुझे अपने साथ बाहर ले आए थे। आज हम 1 महीने के बाद बैठकर सुकून के साथ बातें कर रहे थे। मैं हसन से गिला किए बिना न रह सकी। मैं बोली, हसन ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी शादी हुई है। हम तो आज भी एक दूसरे के लिए वैसे ही अजनबी हैं जैसे शादी के पहले रोज थे। हसन का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो बोले, कोई बात नहीं सानिया, तुम परेशान मत हो, एक दूसरे को जानने को उम्र पड़ी है। मैं बोली, हसन आप अपनी अम्मी को खुद दबा लिया करें। मैं आज से उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर सोना चाहती हूँ। आंटी को दबाते दबाते मैं सो तो जाती हूँ, मगर गद्दे के बगैर लेटने की वजह से मेरी कमर में हर वक्त दर्द रहता है। हसन बोले, नहीं सानिया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जब तक मेरी अम्मी चाहती हैं कि तुम उनको दबाओ, तुम उनकी बात को हर सूरत में मानोगी। मुझे अब अपने शौहर पर भी शक होने लगा। ऐसा भला कौन सा इंसान होगा जो इस बात पर एतराज़ न करे कि उसकी बीवी उसके कमरे में सोने की बजाय उसकी वालदा के कमरे में सो जाए। मैं बोली, हसन मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। हसन का चेहरा एकदम से जर्द पड़ गया था। वो बोले, सानिया तुम मेरी तरफ से अपना दिल मैला मत करो। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। अगर तुम अम्मी को दबाने ना गई तो वो समझेंगी कि मैंने तुम्हें मना किया है। मैं बोली, हसन आप फिक्र न करें, मैं आपकी वालदा की टांगे दबा दिया करूँगी। मेरी यकीन दहाने पर मेरा शौहर मुस्कुराने लगा था। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे बेचैन कर गई थी। मैं जब घर पहुंची तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं बोली, आंटी मैं अपना लिबास तब्दील करके आती हूँ, क्योंकि मुझे सोना तो आपके कमरे में ही पड़ता है ना। मेरी सास का चेहरा फीका सा हो गया था। फिर वो ही हुआ जिसके मुतल्लिक मुझे पहले से इल्म था। मैं अपनी सास के कमरे में ही सो चुकी थी। सुबह मैं जब सोकर उठी तो मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी
क्योंकि मेरी कमर में बेइंतहा दर्द था और फिर मेरी हथेलियों पर छाले भी बन चुके थे। मैंने इन छालों का जिक्र घर में किसी से भी नहीं किया था। मैंने सबसे पहले तानिया का नंबर मिलाया था। वो हैरान थी कि मैंने इतनी सुबह सुबह उसे कैसे कॉल कर ली। मैंने जैसे ही अपनी बहन की आवाज़ सुनी, मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। बोली, यूं मत रो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं रोती चली जा रही थी। मैं बोली, तानिया, न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले मेरी एक मंगनी टूट गई और अब मेरा शौहर और सास मेरे साथ न जाने क्या कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यही बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। प्लीज़ तुम मेरी मदद को चली आओ। मेरी बातें सुनकर तानिया बोली, तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, मैंने इस बात का हल निकाल लिया है। चूँकि हम दोनों बहनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है, तो हम तुम्हारी सास को धोखा देंगे, फिर सारा राज खुलकर सामने आ जाएगा। मैं अपनी बहन की बात से मुत्तफिक हो गई थी। वो शाम होते ही हमारे घर आ गई। मैंने उसे अपना लिबास पहनाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। हम सब ने मिलकर खाना खाया तो मेरी सास बोली कि आकर मेरी टांगें दबा दो। मैंने सर हिला दिया। हसन अपने कमरे में चले गए तो मैं जल्दी से ड्राइंग रूम से तानिया को निकाल कर ले आई थी। मैंने उसे अपनी सास के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर खिड़की से अंदर झांकने लगी थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि देखकर मेरी तो जान ही निकल गई कि मेरी सास। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं जल्दी से अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मेरी सास मुझे देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई और खौफ से चीखने लगी थी। आंटी की चीख सुनकर मेरा शौहर भी अपने कमरे से भागकर बाहर आ गया था। वो भी सामने का मंजर देखकर हैरान था। हसन बोले, ये सब क्या है सानिया? मैं गुस्से से बोली, नहीं हसन, आज सवाल करने की बारी मेरी है। आप मुझे सिर्फ जवाब देंगे। मुझे बताएं कि आज तक यहाँ क्या होता रहा है। तब मेरी सास आगे बढ़कर बोली कि मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो अपनी एक मजबूरी के तहत किया था। फिर मेरी सास ने अपने बाजुओं से कपड़ा हटाकर दिखाया। इनकी जिल्द सुकड़ चुकी थी। इस पर जगह जगह खून जमा हुआ था, यहाँ तक कि मेरी सास के जख्मों से बदबू भी आने लगी। ये मंजर देखकर मेरा जी मतलाने लगा था। मेरी सास ने अपने जख्म जल्दी से ढक लिए। वो बोली, सानिया, 1 साल कबर मेरे हाथों पर हल्की फुल्की सी एलर्जी हुई थी। मैंने तवज्जो नहीं दी। ये एलर्जी भयानक सूरत इख्तियार कर गई थी। ये जख्म बन चुके थे, इनसे खून रसने लगा था। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे दवा दी, मगर ज़रा भी बेहतरी नहीं हुई। फिर मैं जगह जगह से इलाज करवाने लगी, मगर कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। अब मेरे जख्मों की हालत तुम्हारे सामने है। सब डॉक्टरी अदवायात जब फेल हो गई तो मैं हकीम के पास चली गई थी। उसने मुझे अफगानी बूटी दी थी। ये ख़ास किस्म की बूटी है जो शक्लो सूरत के लिहाज से एक पत्थर की मानद लगती है। हकीम बोला कि ये बूटी किसी नई नवेली दुल्हन से पिसवा कर अपने जख्मों पर लगाओगी तो अफाका हो जाएगा। मेरे जख्म बिगड़ गए हैं। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हसन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करके बीवी लाना चाहती हूँ। वो मेरे लिए ये जड़ी बूटी पीस देगी। हसन ने एतराज़ न किया, मगर मैं तुमसे रूबरू कह सकती थी कि तुम मेरे जख्मों के लिए एक पत्थर जितनी सख्त बूटी पीसो। ये काम बहुत मुशक्कत तलब है, इसलिए मैं जिस हकीम से अपना इलाज करवा रही थी उसी से तुम्हें जहनी तौर पर सुलाने वाली दवा ले आई थी। जो ही तुम मेरी टांगें दबाने लगती तो मैं ये दवा तुम्हें किसी न किसी तरह सुंघा दिया करती थी। तुम जहनी तौर पर तो सो जाया करती थी, मगर जिस्मानी तौर पर बेदार होती। मैं बूटी तुम्हारे सामने रखकर कहती कि इससे पीस दो तो तुम पीस दिया करती थी। इसी वजह से तुम्हारी कमर में दर्द रहता था। मैं ये सब बातें बहुत हैरान होकर सुन रही थी। मेरी सास बोली, बेटा, मेरे हाथ अब तो 70% ठीक हो चुके हैं। मुझे मालूम है कि ये दवा मेरे काम आ रही है, मगर अब तुम मेरी असलियत जान चुकी हो। तुम कहाँ मेरे लिए दवा तैयार करोगी? मैं आगे बढ़कर बोली, आंटी, मैं आप दोनों की वजह से बहुत परेशान रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। काश आपने ये सब मुझे पहले ही बता दिया होता। मैं आपके लिए बूटी पीस दिया करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास बेइंतहा खुश हो चुकी थी। अब मैं दिन की रोशनी में थोड़े थोड़े वक्फे से अपनी सास की दवा पीस दिया करती हूँ। इससे मुझे थकावट भी नहीं होती और मेरा कमर दर्द भी ख़त्म हो गया है। अब मैं दिन में काम करती हूँ और रात में आराम करती हूँ। अल्लाह ने दिन के कामों में बरकत रखी है, रात आराम के लिए बनाई है। हमने जब से लोगों को धोखा देना शुरू किया है और दिन और रात की तरतीब बदलना शुरू कर दी है, हम सब बेसकून हो चुके हैं।
ہم دن بھر سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ خیر میں نے اپنی ساس کی بہت خدمت کی تھی، میں ان کا اور اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچے دے کر میری زندگی خوشیوں سے بھر دی ہے۔